जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आप सभी दर्शकों को जम्बू टॉक्स देखने के लिए मैं निधीश गोयल सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी को नमस्ते करता हूँ, यथोचित आपका अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, जब हम बात करते हैं जीवन की, तो हम अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं। हर किसी के लिए जीवन कितना महत्वपूर्ण है उसकी बात करते हैं। लेकिन फिर जब किसी भी कारण से ये जीवन यूं ही चला जाता है तो बड़ा रोष आता है, दुख भी होता है। लेकिन ये जीवन किसके कारण से अगर चला जाए, जिन्होंने शौर्य की कसम ली है, जिन्होंने शपथ लिया है, जिन्होंने संकल्प लिया है कि इस भारत भू का एक एक कण की हम रक्षा करेंगे, इसकी सरहदों की रक्षा करेंगे। जिस तरह से भीष्म पितामह ने कहा था कि देश की सरहदें, देश की सीमाएं माता की वस्त्रों की तरह होती हैं। जैसे एक पुत्र को चाहिए माता के वस्त्रों की रक्षा करे, उसके आंचल की रक्षा करे, वैसे एक सिपाही अपनी भारत भूमि की, अपने देश की सरहदों की सीमाओं की रक्षा करता है। लेकिन जब कुछ इस तरीके की हरकतें होती हैं कि कभी अंदर कभी बाहर अपने ही लोगों से जूझना पड़ता है, तब कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कल हुए हमले में हमारे 22 जवान शहीद हो गए। लेकिन वो होते क्यों है बार बार? किसी मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि सेना में लोग तो जाते ही शहीद होने के लिए हैं। साहब, ठीक बात है, जाते हैं शहीद होने के लिए, मन में जज्बा रख करके जाते हैं, लेकिन मरने के लिए नहीं जाते हैं, तड़पने के लिए नहीं जाते हैं, बेवकूफियां करने के लिए नहीं जाते हैं। कौन है उनसे जो उनकी योजना में गड़बड़ कराता है? कौन है उनसे जो अंदर के गद्दारों के जरिए उनका परिचय किसी और से कराता है? ये सब चीजें अगर हमें उन्हीं लोगों से पता करें जिन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, जो उन पदों तक, उन दायित्वों तक रहे हैं, जिन दायित्वों तक पहुंचना किसी आसानी से बस की बात नहीं होती है। चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या करता है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, तिब्बत से क्या क्या चीजें हमारे पास समझ में आ रही है। और नक्सलाइट्स, छत्तीसगढ़ में जो हमले हुए, दंतेवाड़ा की बात, बस्तर की बात, इन सब की बातें, व्हाट आर द एक्चुअली internal and external challenges for India, for the security of India, and what is about the Naxalism, the proxy war of China, इनके बारे में जरा हम ठीक से बात कर लें। मैं दर्शकों से अपने आज के हमारे जो वक्ता है उनका ताल्लुक कराऊं, उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। मेरा मानना है, अगर आज तक कभी आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपने इस थॉट्स को जरूर अपनाया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी जरूर बजाएं, बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी श्रद्धा बनती है तो यथासंभव, यथेच्छा, यथाशक्ति पत्रम पुष्पम अर्पित करते रहे, क्योंकि वो भी हमारे लिए इस समय बहुत जरूरी हो चला है। आइए मैं परिचय कराता हूं हमारे आज के हमारे जो अतिथि हैं, बहुत ही अभिनंदनीय, स्वागत के योग्य ब्रिगेडियर हेमंत महाजन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत जम्बू टॉक्स में पधारने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब, आपने तो फ्रंट पे रह के काम किया है, आपने लड़ाइयों का नेतृत्व किया है, आप एक ऐसे पद पर रह करके आए हैं जिसका नाम भी अगर लेते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कुल्ला करके, मुंह साफ करके नाम लेना चाहिए। उन लोगों को जब गाड़ियों को भी देखते हैं उस रंग में लपी बुद्धि, तो अंदर कोई बैठा ना हो तो अभी सल्यूट करने का मन होता है। ब्रिगेडियर साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस समय भारत की स्थिति को? वाजपेयी जी कहते थे कि हम पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते, हम पड़ोसी बदल तो नहीं सकते, लेकिन क्या पड़ोसियों का विचार भी हमारे लिए नहीं बदल सकता? जिस तरीके से कभी चीन हमें आंखें दिखाने की कोशिश करता है, हालांकि आंखें जरा छोटी हैं लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी खोलने की कोशिश करता है, कभी पाकिस्तान की बात, कभी बांग्लादेश की बात। अपने दर्शकों से कहूंगा कि हम छत्तीसगढ़ के नक्सली हमलों की तरफ रुख करेंगे। पूरे प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ आउटलाइंस मिलेंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रिगेडियर साहब, शुरुआत अपनी बात रखें, फिर हम आगे बढ़ें। देखिए, मैं जो अपनी इंडियन आर्मी में 1973 में ज्वाइन की थी मैंने, और 2009 में वहाँ से मैं रिटायर हो गया हूँ। तो तकरीबन 37 इयर्स की हमने सर्विस की, और मैं एक इन्फेंट्री का अधिकारी हूँ। इसलिए अगर आपको इन्फेंट्री के बारे में पता है, मैं मराठा रेजिमेंट में था, तो इनका काम हमेशा फ्रंट पे लड़ना है। अगर मैं मेरी 37 साल की सर्विस देखता हूँ तो हमने क्या किया। पंजाब में जब खालिस्तानी दहशतवाद था, वहाँ पे हम काम कर रहे थे, बहुत दहशतवादियों के साथ वहाँ मुकाबला हो गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो गड़बड़ होती रही, 80s के अंदर हुई, 90s में हुई, अभी आते आते भी हो रही थी, तब हम वहाँ पे थे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागा इंसर्जेंसी है, मिजो इंसर्जेंसी है, अलग अलग प्रकार की, मणिपुर में है, वहाँ पर हम थे। मेरी पूरी जिंदगी जो है ये चाइना और पाकिस्तान के फ्रंट में गई। तब की मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं पुणे में अभी रहता हूँ,
लेकिन पूना मैंने रिटायरमेंट के बाद ही देखा है, उसके पहले हम केवल फ्रंट पे घूम रहे थे। तो हमने इस देश की सुरक्षा को बहुत पास से देखा हुआ है और देश को सुरक्षित करने में हमने बहुत कुछ किया हुआ है। मतलब अगर आप मुझे एक वाक्य में पूछे तो जब हम ये 73 से बात करते हैं तो आंख में पानी इसलिए आ जाता है कि इस लंबे जर्नी के अंदर हमने इतने साथी गंवाए हैं कि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो मुझे याद आ जाएगी 3 जवानों की, अगर मैं कश्मीर की बात करूं पुंछ की तो 2 की और याद आ जाएगी जो वहां से कभी वापस नहीं आए। कारण अलग अलग थे, लड़ाई का हालत है, इसमें खून तो अपना बहुत ही ज्यादा बहता है। तो हमने ये बहुत पास से देखा है। और दूसरी, जब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ तो मैंने सोचा कि ये जो अब जिंदगी भर करते रहे इसी को आगे करते रहे, तो इसलिए अब इस विषय के ऊपर मीडिया में लिखना, उसके बाद एनालिसिस करना, इस प्रकार के काम ही अभी 10-12 साल से कर रहे हैं। तो इसलिए ये विषय मेरे बिल्कुल दिल के पास का है। आपने मुझे सवाल पूछा कि मैं भारत की सुरक्षा को किस प्रकार से देखता हूँ, तो बिल्कुल अगर सोपे शब्द में बोलना चाहूँगा तो यह है कि देश की सुरक्षा या भारत की सुरक्षा हम 2 बड़े हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी कि सीमा की सुरक्षा, और दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि देश की अंदर की सुरक्षा। ब्रॉडली देखा जाए तो जो सीमा की सुरक्षा है ये इसका काम आर्मी के पास है, या जो अपने आर्म फोर्सेस है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ज्यादातर 95% काम तो आर्मी ही करती है, तो उनके पास है। और इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात कर ले हम तो उसके अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होते हैं, जैसे कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, सीमा सुरक्षा बल है, या पीएमएफ होते हैं यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल वगैरह है, या पुलिस है। पुलिस के भी अलग अलग प्रकार है, आर्म पुलिस है, नॉन आर्म पुलिस है, वगैरह वगैरह। तो अगर हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो अगर हम बात करते हैं 1947 से देश में क्या हुआ। 47 में देश स्वतंत्र हुआ और तुरंत एक लड़ाई शुरू हो गई पाकिस्तान के साथ। वो 1 साल चली और इसके अंदर इंडियन आर्मी ने क्या काम किया वो अपने आप में एक अलग ही विषय होगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि 47 के लड़ाई के अंदर पहले 6 महीना हमारी सेना की कमान थी ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास और वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थे। तकरीबन 6 महीने के बाद जनरल करियप्पा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, जनरल थिमैया इंचार्ज हो गए JNK को। तो जो आक्रामक कार्रवाई शुरू हो गई और कश्मीर को भारत में लाया गया और जो रेडर्स आए थे उनको भगा गया, ये सब आर्मी के ऑफिसर्स ने किया जब इंडियन आर्मी के लोग पहुंच गए। तो 47 की लड़ाई है। इसके बाद 62 की लड़ाई। कुछ लोग सोचते हैं कि इस लड़ाई में सेना का पराभव हो गया, लेकिन वो सोच गलत है, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर जो 4 हफ्ता चली इसके अंदर सिर्फ 10% ऑफ इंडियन आर्मी उस समय जो वहां पे प्रेजेंट थी उन्होंने लड़ाई में एक्चुअल हिस्सा लिया। तकरीबन 4 लाख की आर्मी हमारे पास थी और 1962 अक्टूबर के अंदर, लेकिन सिर्फ एक डिवीजन और एक ब्रिगेड यानी कि 15,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। तो 90% आर्मी ने इसमें भाग ही नहीं लिया। और आर्मी का कहना होता है टिल द टाइम द लास्ट बुलेट इज फायर्ड, टिल द टाइम द लास्ट सोल्जर इज किल्ड, you have not lost the battle. So the battle was lost in the minds of the leadership of that time. आपको ये भी पता होगा कि 62 के लड़ाई में नेवी ने भाग ही नहीं लिया, 62 के लड़ाई में एयरफोर्स ने भाग ही नहीं लिया। और माउंटेन्स में अगर आपको वॉरफेयर के बारे में पता है तो एयरफोर्स बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, ये लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप के दिल में वो हारे गए, इसलिए वो लड़ाई हारी गई। 65 की लड़ाई है, 3 से 4 हफ्ता चली। उसमें पहली बार इंडियन आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस करके हम पाकिस्तान में पहुंच गए। वो एक बहुत ही बढ़िया लड़ाई थी और 62 का जो अपयश था वो उसमें कवर किया गया। फिर उसके बाद जो आई वो 71 की लड़ाई। इट वॉज अ हिस्टोरिकल बैटल और ये अपने स्वतंत्र देश के इतिहास में ये सबसे हमारा सक्सेसफुल क्षण था कि जब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नीचे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये लड़ाई वैसे तो चली केवल 2 हफ्ते, लेकिन उसके पहले 4 महीना हमने पाकिस्तान को ऐसे घुमा के रखा था कि अगर 71 लड़ाई की बात करनी है तो ये अपने आप में एक अलग ही विषय होगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अभी 50 साल पूरे हो रहे हैं इस लड़ाई को जीतने के बाद। तो वो एक बहुत ही हिस्टोरिक ओकेजन था और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को कौन नहीं जानता। उनकी
इतनी ज्यादा कहानियां हैं कि उसके बारे में बात करें तो वो ही अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं एक टेम्पटेड हूँ कि उनकी मैं एक तो कहानी मैंने बोलनी ही चाहिए, वो ये कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वो म्यांमार में बर्मा फ्रंट के ऊपर वो जापानीज के साथ लड़ रहे थे। उनके शरीर उनको वहां पे गहरी चोट आई और बदन में उनकी 7 गोलियां लगी। उनको सीरियसली इंजर्ड स्टेट में मिलिट्री हॉस्पिटल में बर्मा में लाया गया। तो वहां पे जो सर्जन होता है, जो ऑपरेशन करता है, उसने उनकी तरफ देखा और बोला कि भाई जिस तरह से तेरी हाल नजर आ रही है, तेरे ऊपर ऑपरेशन करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुझे कोई जीने का चांस ही नहीं है। इमेजिन करो कि कितना ये हार्टलेस सर्जन होगा कि कैजुअलिटी आपके ऑपरेशन थिएटर के टेबल के ऊपर है, आप बोलते हैं कि मैं ऐसा ऑपरेशन नहीं करूंगा। इतने में अचानक तब मेजर मानेकशॉ ने अपनी आंख खुली। तो जब उसने उन्होंने आंख खुली तो सर्जन ने पूछा कि बाय द वे यंग मैन, व्हाट हैपन टू यू, भाई ये आदमी आपको क्या हो गया। तो मानेकशॉ जो डेथ बेड के ऊपर थे, सर्जन बोल रहा था कि अभी अगले कुछ मिनट में ये जाने वाले हैं। उन्होंने रिप्लाई दिया कि मुझे मेरी ये हालत इस प्रकार से हुई क्योंकि मुझे एक गधे ने लात मारी, अ डोंकी किक्ड मी ऑन माय हेड। जब सर्जन ने ये सुना कि जो आदमी मरने वाला है और उसकी ये ह्यूमर अभी जागरूक है, वो बोलता है गधे ने लात मारी इसलिए मेरी ये हालत हो गई। तो ही टर्न्ड अराउंड, ही सेज कि आई एडमायर योर फाइटिंग स्पिरिट और मैं तेरे पे ऑपरेशन करूंगा, रेस्ट इज अ हिस्ट्री। फील्ड मार्शल के ऊपर ऑपरेशन हुआ, वो बच गए और उसके बाद ही टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर इंडिपेंडेंट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। तो हिस्ट्री इस प्रकार से होती। तो 71 की लड़ाई है, उसके बाद कारगिल की लड़ाई। लेकिन 71 की लड़ाई के बाद एक अपने सुरक्षा दल में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत के साथ पारंपरिक लड़ाई या कन्वेंशनल लड़ाई जीतना आसान नहीं है। उनको हमारे से कश्मीर चाहिए, वो तो जीत नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अपारंपरिक लड़ाई शुरू कर दी, या जिसे दो उन्होंने नाम दिए हैं। एक है नाम ऑपरेशन टोपैक, या दूसरा वो बोलते हैं ऑपरेशन काराकोरम। ऑपरेशन काराकोरम ये पाकिस्तान का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये ऑपरेशन काराकोरम के पाकिस्तान ने 3 हिस्से किए थे, K1, K2 और K3। K1 में खालिस्तान यानी कि पंजाब में गड़बड़, खालिस्तानी दहशतवाद। K2 के अंदर कश्मीर में गड़बड़, कश्मीर को देश से अलग करवाना भारत से। और K3 यानी कि दहशतवाद को बाकी पूरे देश में फैलाना। अभी पंजाब की लड़ाई, पंजाब के खालिस्तानी दहशतवाद में मैंने हिस्सा लिया हुआ है, वो एक अलग ही विषय होगा। लेकिन वहां पे भारतीय सेना ने बहुत अच्छा काम किया, पंजाब पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया और उसकी कमर टूट गई। ये बात अलग है कि एक बार हमारे शत्रु उसे फिर एक बार एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कनाडा में बैठ के या इंग्लैंड में बैठ के या अमेरिका में बैठ के, लेकिन अभी खालिस्तान होना मुश्किल है। K2 कश्मीर की बात करें तो ये ऐसा विषय है कि आज के हालात यह है कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अगर आप 3 बड़े हिस्से करें, लद्दाख जो अभी खैर अलग हो गया है, दूसरा कश्मीर वैली और तीसरा नीचे वाला इलाका जिसे जम्मू उधमपुर अखनूर का इलाका बोला जाता है। तो लद्दाख में कोई दहशतवाद नहीं है, जो जम्मू उधमपुर का एरिया है वहां पे कोई दहशतवाद नहीं है। दहशतवाद अभी सीमित है केवल कश्मीर वैली को। चलो उसके बारे में कभी हम अलग बात करते हैं, लेकिन वहां पर भी अभी लेटेस्ट सिचुएशन का बाद में बात करेंगे। और तीसरा है K3 यानी कि बाकी के भारत में दहशतवाद। उन्होंने उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट शुरू कर दिए और सबसे पहला मान मिला मुंबई को जब 1993 में एक्सप्लोजिव्स को लैंड किया गया मुंबई के कोस्टल एरिया जो रायगढ़ बोलते हैं वहां पे। और उसके बाद मुंबई में 13 ब्लास्ट हुए, काफी सारे आदमी मारे गए, वो तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हर साल गड़बड़ चालू रही। तो ये दहशतवाद का प्रकार चालू रहा। लेकिन एक जो इसमें जो एक फर्क आया, वो फर्क आया मेरे ख्याल से 2014 के अंदर। मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि आप पूछेंगे कि क्या फर्क है। 2014 में पहली बार जो केंद्र सरकार थी वो बदली, और वहां पे एक ऐसी केंद्र सरकार आई है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही आक्रामक है। चाइना हो, पाकिस्तान हो, वो किसी भी हालत में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा करने पे जटी हुई है। तो अगर आप
इस विषय पे बोलना चाहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन काराकोरम है, अभी भी पाकिस्तान जारी करने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ जो नई चीज़ शुरू हुई है, वो है चाइना का हाइब्रिड वॉर। तो अगर समय की ये है, तो हम इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। जी सर। जी सर, आपने जो बात कही है कि पाकिस्तान का जो है वो बात काराकोरम की है, तो हम ज़रा बात यहाँ भी करेंगे कि पाकिस्तान ने जो कर रहा है उसके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन कल जिस तरह की घटना हुई, उस घटना को क्या केवल नक्सलवाड़ी उस गांव से, कोई कहता है कि सामाजिक विषमता के कारण से, कोई कहता है कि पॉलिटिकल के कारण से, तो कोई कुछ और बात करता है, लेकिन मूल बात क्या है? क्योंकि अगर 1962 की बात करें तो 1962 में आपने कहा कि सर नेवी जो है उसको नहीं लड़ने दिया गया था, एयरफोर्स जो है वो नहीं खोला गया था। तो आज की डेट में हिंदुस्तान ने तो साहब बहुत युद्ध किए हैं। हमारे यहाँ पर अगर पूर्वज कहने को कहेंगे तो हमारे पास शिवाजी है, हमारे पास समुद्रगुप्त है, हमारे पास हर्षवर्धन है, हमारे पास चंद्रगुप्त है, हमारे पास बहुत है। चाइना के पास में नहीं है, उन्होंने कोई युद्ध बहुत ज्यादा नहीं लड़े हैं, लेकिन वो अगर सबको आंखें दिखाते हैं तो अपनी पॉपुलेशन के कारण से, अपनी आर्मी के कारण से। लेकिन वो ये भी अच्छे से शायद जानता है, और आप इसे अच्छे तरीके से और क्लियर करेंगे कि प्रॉक्सी वार कैसे लड़ना है, और क्या नक्सलिज्म भी चाइना का ही खड़ा किया गया, माओ से तुंग का खड़ा किया गया एक प्रॉक्सी वार है, जिसके कारण से हम आज तक परेशान होते हैं और कल हमारे 22 जवानों की शहादत होती है। कितने हम जिम्मेदार, कितना विदेशी षड्यंत्र। देखिए, कुछ जो मैं उनको अर्बन नक्सल्स बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नक्सलवादियों के बारे में बाकी काफ़ी सारी बातचीत करते हैं कि विषमता है, ये है, वो है। ये सब बकवास है। मैं आपको सीधा बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप नक्सलवाद का इतिहास देखें तो आपको पता होगा कि ये नक्सलवादी जिला जो है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे शुरू हुआ, और चारू मुजुमदार और करू सन्याल उसके पहले नेता थे। तो ये जो लोग थे, ये लेफ्टिस्ट विचार के थे, और तभी ये जमींदारी के खिलाफ ये शुरू हो गया था। आपको पता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब जमींदारी नाम का प्रकार था। उसके बाद ये जमींदारी गायब ही होगी, क्योंकि फैमिली स्प्लिट हो गई, बच्चे ज्यादा हो गए, जमीन थी हर एक में स्प्लिट हो गई, तो अभी जमींदारी नाम का कोई चीज बची ही नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम है कि जो खेती की होल्डिंग है वो इतनी छोटी हो गई है कि वो अनइकोनॉमिकल हो गया है। अभी उल्टा तो खेती को इकट्ठा करके अगर आप खेती करेंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। लेकिन आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब ये शुरू हो गया 70s के अंदर, तभी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये शायद किसी को इतना पता नहीं है, या ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया है। उसी 71 का वॉर हुआ तो इंदिरा गांधी थोड़ी सी वरिड थी कि अगर ये जो लेफ्टिस्ट है, अगर ये हमें तंग करते, लड़ाई तो जो बांग्लादेश की लड़नी है वहां पे अब काफी सारी आर्मी ने जाना है अपना वेस्ट बंगाल के बीच में से, और अगर वहीं पे ये लड़ाई करना शुरू करे तो आप लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जो रियर एरियाज है वो सेफ नहीं है। तो इन्होंने इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया नक्सलवादियों के खिलाफ। ये 5-6 महीना ऑपरेशन चला और उनकी कमर आर्मी ने पूरी तोड़ दी थी। और ये इसमें जनरल जेकब जो बात चीफ ऑफ स्टाफ थे ईस्टर्न कमांड के, जो एक हीरो है जो प्रोग्राम सरेंडर ये नजर आ जाएगा कि जनरल जेकब। लेकिन बात ये है कि जब जनरल जेकब ने ये काम किया, उसके बाद कमर टूट गई। उस समय चीफ मिनिस्टर थे इसके वेस्ट बंगाल के सिद्धार्थ शंकर रे। और अगर आपको याद होगा, जब खालिस्तानी दहशतवाद शुरू हुआ तो जो सबसे पहले गवर्नर रहे पंजाब में वो थे सिद्धार्थ शंकर रे, क्योंकि उनको इस प्रकार की लड़ाई लड़ने का बहुत ही एक्सपीरियंस था और उन्होंने काफी अच्छा काम किया। वो तो खालिस्तान की लड़ाई एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद 71 के बाद ये बिल्कुल बैकड्रॉप में चला गया था। 84 में ये फिर रिवाइव किया गया। जब ये 84 में रिवाइव हुआ तब उसके दो बड़े ग्रुप थे जो एक्टिव थे। एक था जिसका नाम था पीपल्स वॉर ग्रुप, जो आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया में एक्टिव था। लेफ्टिस्ट उनकी आइडियोलॉजी थी, उनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। और दूसरा था जिसका नाम था एमसीसी, यानी कि माओइस्ट कंट्रोल सेंटर, जो तकरीबन बिहार और इस इलाके में एक्टिव था। तो वो नॉर्थ इंडियन थे, ये खास तो आंध्र प्रदेश के लोग थे। तो ये अपने आपस में अलग अलग कार्रवाइयाँ करते थे, दहशतवादी कार्रवाइयाँ करते थे।
लेकिन उनमें दम काफी कम था क्योंकि ये सेपरेटेड थे। लेकिन 2004 ये एक ऐसी घटना थी कि जब भी ये सभी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा लाया गया, और अगर मुझे फिगर्स याद है तो तकरीबन 36 या 37 leftist organization came together and they merged themselves into what is called as Communist Party of India, Maoist। तो अभी उनको आप नक्सलवादी मत बोलिए, अभी इनका नाम है माओइस्ट, नक्सलवादी माओइस्ट। अभी आपको सवाल ये पूछेंगे आप कि भाई माओइस्ट उन्होंने क्यों नाम रखा है? क्योंकि ये माओवाद के समर्थक है। अभी माओवाद के समर्थक क्यों है? चाइना उनको मदद करता है अलग अलग तरीके से, वो इंटेलेक्चुअली हो या फिजिकली हो या आर्म से हो, अलग अलग प्रकार है कैसी मदद होती है, ये एक अलग ही सब्जेक्ट होगा। लेकिन ये चाइना उनको मदद करता है, उसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं है। वाया पाकिस्तान करता है, वाया नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स करता है, अलग अलग तरीके, क्योंकि चाइना कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं करता, ये क्राइम सिंडिकेट के थ्रू करता है, अलग अलग रास्ते से करता है। तो ये इकट्ठे हो गए, इसके बाद इनकी ताकत बढ़ी। तो पहले इनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता था, अभी ये लेफ्ट विंग टेररिस्ट हो गए हैं, और इसलिए कि सभी संस्था ये दहशतवादी इकट्ठी आई है तो इनकी ताकत काफी बड़ी है। तो इसके बाद इन्होंने बहुत सारा हिंसाचार शुरू किया और ऑलमोस्ट हजारों लोग हर साल मारे जाते थे। तो शॉर्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपका सवाल था कि ये अन्याय के कारण हुआ, आपका सवाल था कि कोई और कारण था। देखिए बात सीधी है, इनकी जो माओइस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में है। माओइस्ट के जो इंटेलेक्चुअल्स है ये सब हायर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अर्बन एरियाज में रहते थे। आप इनके सब के नाम आपको पता होगा, साईं बाबा है, अभी 5-6 की केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, विशुंबर सेन है जो छत्तीसगढ़ में थे, इसके सिवाय बहुत सारे लोग हैं, इनके नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, उनको ज्यादा पब्लिसिटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखने वाली बात क्या है, ये जितने भी बड़े नेता है इनके बच्चे कहाँ पर है? सिर्फ इनके बच्चे कोई भी हाथ में बंदूक लेके नहीं घूम रहा है, सब यूरोप अमेरिका में घूम रहे हैं। ये गरीबों के बच्चों को बहकाते हैं कि ये क्लास वॉर है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन बात सीधी और साफ है, ये जितना चिल्लाए ये चिल्लाते रहे, ये देश से कभी अलग नहीं हो सकते। हिंसाचार हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और चाइना ने ये इस तरीके से किया है। चाइना को भी इतनी अकल है कि ये नक्सलिस्तान कोई अलग होने वाला नहीं है, लेकिन इससे हमारी देश की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है ये कम होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटॉर्शन होता है, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, हिंसाचार में हजारों करोड़ रुपीस का नुकसान अभी तक हुआ है, वगैरह वगैरह। तो देश की प्रगति ये कम होती है। तो ये जो इनकी जो मिडिल लेवल लीडर्स है वो खासकर ज्यादा तो आंध्र प्रदेश के हैं, और जो ग्राउंड लेवल है, इसको दलम बोलते हैं, कि जो एक्चुअली लड़ाई में हिस्सा लेते हैं वो कोई मतलब छत्तीसगढ़ से है ज्यादातर, नीचे वाले। और जो अभी इस लड़ाई में जिसने हिस्सा लिया था वो ये जो PLA-G है उसका कमांडर है। ये इन्होंने अपनी जो सेना है, जो आर्म विंग है, इसका नाम PLA-G रखा है। PLA-G क्यों? पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। अगर आप चाइनीज आर्मी का नाम पूछे तो वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं। जो PLA का जो नेवी है उसको बोलते हैं PLA-IN, PLA का नेवी, फिर PLA का एयरफोर्स। तो इस प्रकार से ये PLA की गोरिल्ला आर्मी है। तो उनकी ये सब लेफ्टिस्ट है, ये देश का नुकसान करना चाहते हैं, देश को ये कर रहे हैं। और इनकी जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है ये बिल्कुल आउटराइटली देश का नुकसान कर रही है। इन्होंने ये जो जितनी भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कभी किसी सेवा का काम नहीं किया। ये सिर्फ बंद करो, डिस्ट्रॉय करो, ब्लास्ट करो, ये करो, हिंसाचार का मार्ग सिखाते हैं। अरे भैया, आप किसी सिस्टम के खिलाफ अगर है कोई बात नहीं, आप डेमोक्रेटिकली इलेक्शन में हिस्सा लो, अगर आपको लोग वोट करते हैं तो आप जीत जाएंगे। तो आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके आप जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि टुडे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। आज कम्युनिज्म ये कहीं पर भी नहीं है। जो चाइना का हम नाम लेते हैं कि चाइना का कम्युनिज्म है, लेकिन वो मार्केट ओरिएंटेड है। उनका कम्युनिज्म जो कॉन्सेप्ट था
रशिया और यूएसएसआर के समय वो उस तरफ कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक काफी इनएफिशिएंट सिस्टम है। तो ये क्लास वॉर, अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब ऐसे ही बोलने वाली बात है। ये केवल देश की आर्थिक प्रगति को रोकना चाहते हैं, इसलिए ये गैंग इकट्ठा हुआ है और इन्हें काफी मॉरल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट हमारे दुश्मनों से मिलता है। ब्रिगेडियर साहब, सामने वाला जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है। हम अपने इतिहास की बात करें तो दुर्योधन ने भी अपने हिस्से का काम किया, कर्ण ने भी अपने हिस्से का काम किया, रावण ने भी अपने हिस्से का काम किया, लेकिन दूसरी तरफ राम ने भी अपने हिस्से का काम किया, अर्जुन ने भी अपने हिस्से का काम किया, कृष्ण, छत्रपति शिवाजी, प्रताप, गोविंद सिंह, राजा सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सबने अपने अपने हिस्से का काम किया। तो लेफ्टिस्ट जो है उनकी जो भी विचारधारा होगी, जो मानवता के शत्रु की बात होगी, माओ से की बात होगी, आपने कहा पीएलए पीएलए की गोरिल्ला आर्मी, वो लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब प्रश्न ये भी आता है, और प्रश्न की बात आई है तो मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो ब्रिगेडियर साहब से आप भी अपने प्रश्न कुछ पूछ सकते हैं बाय यूजिंग द ऑप्शन ऑफ सुपर चैट। आपके पास में वो खुला हुआ है, तो अपना लाइव कमेंट में अपने प्रश्न लिख दीजिएगा, कुछ देर बाद हम वो ले पाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हम अपने हिस्से का काम पूरी सशक्तता के साथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? कभी सीआरपीएफ के जवानों की शहादत होती है, कभी पुलिस के जवानों की शहादत होती है, तो क्या हमारे में भी काम करने के तरीके में कहीं कोई कमी है? क्योंकि हम कह तो देते हैं कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, अब हमारे जवानों की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो निरंतरता बनी हुई है। तो क्या इतनी बड़ी संख्या है नक्सलाइट्स की जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि हम इसे ब्लास्ट नहीं कर पाते? वेयर इज द लूप पॉइंट? हम लैग कहां कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये जो माओइस्ट है, माओइस्ट का अगर आप ये देखेंगे कि इनकी क्या संख्या होगी, तो आमतौर पे जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो तकरीबन समझ लीजिए कि 90% एक्यूरेट होगी, 100% तो नहीं हो सकती। माना जाता है कि आर्म कैडर जो है, जिनके पास हथियार है, AK-47 है या इंसास राइफल है वगैरह, तो ये संख्या 2-2,500 के आसपास होगी। ठीक है, जो उनकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे वो सेकेंडरी, मैं माओस की ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी सेकेंडरी आर्मी है जो उनको लॉजिस्टिक्स यानी कि राशन पानी वगैरह देती है, उनके लिए खबर देती है, उनके लिए इंटेलिजेंस का काम करती है, उनके लिए कुछ चीज़ें लेफ्ट से राइट ले जानी है तो उसका काम करती है। उसकी संख्या लाखों में होंगी, क्योंकि ये लोग जो उस इलाके में रहते हैं वो डर के उनसे ये काम करते हैं। इसके सिवाय जो उनकी एक अलग अलग प्रकार की विंग्स है, कोई है उनकी न्याय वाली विंग, कोई है उनकी कल्चरल विंग, कोई, मतलब उन्होंने एक अपने को खुद को बिल्कुल अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन उनकी जो सबसे डेंजरस विंग है वो है उनकी आर्म विंग, तो 2-2,500 के आसपास होगी। और ये उनके ट्रेनिंग कैंप होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप होते हैं। और अगर आप हिंसाचार के हिसाब से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि इनका जो हिंसाचार है, 85 to 90% ऑफ वायलेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4 स्टेट्स। ये 4 स्टेट्स है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा। 85 to 90% हिंसाचार यहाँ होता है। हिंसाचार यानी कि क्या? लोगों को मारना, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर हमला करना, आईडी का ब्लास्ट करना, गोलियां बरसाना, एक्सटॉर्शन करना वगैरह वगैरह। लेकिन बाकी जगह पे भी कुछ जगह पे है, लेकिन वो बहुत ही हिंसाचार कम है। तो अगर आपने ये नक्सलिज्म को खत्म करना है, जो आर्म्ड विंग है उनको, तो आपको ये जो आर्म्ड विंग है, ये जो रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप में या जंगल के अंदर या ट्रेनिंग कैंप में, तकरीबन इस प्रकार से 70, 80, 100 कैंप्स होंगे। एग्जैक्ट संख्या तो इंटेलिजेंस एजेंसी आपको बता पाएगी। उनके ऊपर आपको हमला करना पड़ेगा। अगर आज 2,500 ये माओइस्ट है, तो हमारे जो उनके खिलाफ लड़ने वाले लोग कितने हैं? तो इसकी सीधी बात है कि पहले हर एक स्टेट अपने आप में अलग अलग लड़ाई करता रहता था, और आमतौर पे कोई भी लड़ाई स्टेट लड़ाई नहीं करना चाहता था, तो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, कोई भी हो। तो 2009 में एक थोड़ा बदल किया गया। तो वहाँ के जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका मेन उद्देश्य था कि इसलिए कि पुलिस आक्रामक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को इकट्ठा किया, जिनका काम था
आक्रामक कार्रवाई करना और उनके ऊपर हमला करना। इसमें सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 70-80 बटालियंस लाई गई। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की मेरे ख्याल से 20-25 बटालियंस है। सीमा सुरक्षा बल जो नेपाल और भूटान बॉर्डर के ऊपर होती है उनकी 15-20 बटालियंस है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करता है उनकी मेरे ख्याल से 30-40 बटालियंस है। तो अगर आप ये स्ट्रेंथ ऐड करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ की जो 4-5 राज्यों में फैली हुई है तो उनकी संख्या 2-2.5 लाख के आसपास है। और इसमें आप ऐड करिए हर एक स्टेट में अपने खुद के उनके आर्म पुलिस है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए C60 कमांडोज है। इसके सिवाय उनके पास SRK स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्सेस बटालियंस है, तकरीबन 12-13 है। इसके सिवाय IRB यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियंस है। और हर एक स्टेट ने अपनी एक कमांडो बटालियन तैयार की, क्योंकि जो कमांडोज की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पुलिस ने एक ग्रे हाउंड नाम की एक संस्था तैयार की थी, एक बड़ा अच्छा कमांडो फोर्स बनाया था जिसने बहुत बढ़िया काम किया था। तो उसके तौर इसी का एग्जाम्पल लेके बाकी लोगों ने शुरू किया। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ मिला के 2.5 लाख के आसपास है। जो नक्सल वाले या माओइस्ट है वो 2-2.5 हजार के आसपास है। तो आप उनके खिलाफ आक्रामक कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? तो इसका कारण मेरे ख्याल से यह है कि ये जो जमीन पे सोल्जर्स लड़ते हैं वो तो अपना काम करते ही है, लेकिन जो उनकी लीडरशिप होती है जब तक अपने सोल्जर्स के साथ ना लड़े तब तक सोल्जर्स अच्छी तरह से नहीं लड़ पाते। अगर आपने इंडियन आर्मी का कभी इतिहास सुना होगा तो आप अगर इंडियन आर्मी का इतिहास देखेंगे कि जो आर्मी काम करी है कश्मीर के अंदर वगैरह, हर साल वहां पे आर्मी के 20-25 ऑफिसर्स अपने जान की बाजी लगाते हैं। लेकिन ये जो इतर लोग हैं, इतर अभी 2-2.5 लाख जो है, आप देखिए कि नक्सलवादी इलाके में जो पुलिस मारे गए हैं उनकी संख्या और उनकी तुलना करो कि कितने ऑफिसर्स मारे गए हैं तो वो बिल्कुल निग्लिजिबल है। तो यानी कि ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते नहीं है, ये रहते हैं कंट्रोल रूम में, केवल ब्रीफिंग करते हैं। इससे काम नहीं होता। तो आज अगर इसको आपने अच्छी तरह से काम करना है, सरकार तो आक्रामक है, होम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं कि हम बहुत आक्रामक है, लेकिन अगर आपका टीचर बोलते हैं कि पढ़ाई करो आप अच्छा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अल्टीमेटली जो लड़ाई है होम मिनिस्टर साहब ने हाथ में बंदूक लेके नहीं लड़नी है, लड़ाई तो लड़नी है यही पुलिस वालों ने, सीएपीएफ ने, पीएमएफ ने, और उनका नेतृत्व उनके साथ है तो ये लड़ाई वो जीत सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जैसे ये जो ऑपरेशन हुआ था इसमें क्या, अगर आपकी जो फिगर जो अभी इंफॉर्मेशन ओपन मीडिया में आई हुई है इसमें आपको नजर आएगा कि तकरीबन 2000 के आसपास हमारे ये जो सीएपीएफ थे इस ऑपरेशन के लिए गए थे, क्योंकि उनको पता लगा था कि एक हिदमा नाम का एक लीडर है माओइस्ट का, वो कहीं पे उसको मारने के लिए वो गए थे और उनके ऊपर एक एम्बुश लगा यानी कि घात लगा जिसमें तकरीबन 300-400 नक्सल्स ने उनके ऊपर हमला किया। अभी जैसे मैंने पहला बोला था कि 2-2.5 हजार नक्सल्स है, वो 4 राज्यों में 5 राज्यों में फैले हुए हैं, अलग अलग कैंप में है। तो एक कैंप में 70-80-100 इस प्रकार से होते हैं। तो अगर आप एक ही स्टेट में एक बार कार्रवाई करेंगे तो इनको इकट्ठा होने के लिए समय मिल जाता है। तो इसलिए एक स्टेट में काम करने से बात नहीं बनेगी, एक साथ आपको छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करनी पड़ेगी, उड़ीसा से भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, बिहार से भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से कार्रवाई करनी पड़ेगी, और सभी ने ऑफेंसिव एक्शन कैरी करके जो इनका हार्ट है जहाँ पे उनके सब ट्रेनिंग कैंप है उसे अबूशमाड़ का जंगल बोला जाता है, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर के ऊपर है। और दूसरा है सरंदा फॉरेस्ट, जहाँ पे समझा जाता है कि ये बहुत ही थिक फॉरेस्ट है और यहाँ पे उनकी 80-90% जो उनकी स्ट्रेंथ है वहां पे छुपी रहती है। तो अगर आपने सक्सेस पाना है तो एक साथ सभी ने आक्रामक कार्रवाई करके चारों दिशा से इनके कैंप्स के ऊपर हमला करने से ही आप ये लड़ाई जीत सकते हैं। उनको बैकिंग दिया जा सकता है हेलीकॉप्टर की मदद से, ड्रोन की मदद से, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ऑपरेशन प्लान के अंदर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर आप लड़ाई अकेले अकेले लड़ पाएंगे कि कभी छत्तीसगढ़ लड़ाई करेगी तो
छत्तीसगढ़ के इलाके में बाकी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। 2 हफ्ते पहले की बात है, महाराष्ट्र में 3-4 हमारे 4 जवान मारे गए, क्योंकि वहाँ के जो छत्तीसगढ़ के नक्सल वाले थे वो यहाँ पे आके पहुँच गए। अभी महाराष्ट्र के जो दलम होगा वो वहाँ जाके पहुँचा होगा। तो इसलिए ये अलग अलग स्टेट वाइज ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो CAPF के जो हेडक्वार्टर्स है ये सब दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, इनको वहाँ से हिलाना चाहिए। CRPF को बोलो आप रायपुर में आ जाओ, CISF के बोलो आप झारखंड में आ जाओ, SSB को बोलो आप आ जाओ बिहार के अंदर। यानी कि जब वो अपने ट्रुप्स के साथ है, लड़ाई वाले ट्रुप के साथ है, तभी ये कुछ काम कर सकते। तो होता क्या है, ये सीनियर ऑफिसर जो होते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं, एडवाइस करके गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं बात होती। अगर आपको लड़ना है तो आपको वहीं पे लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई दिल्ली में बैठ के कंट्रोल नहीं की जा सकती, उसे ऑन ग्राउंड कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये कर सकते हैं, आक्रामक कार्रवाई कर सकते हैं, तो ये लड़ाई जीत सकते हैं। तो होम मिनिस्टर आक्रामक है, लेकिन उनकी आक्रामकता से बात नहीं बनेगी। अब बात बनेगी जब पुलिस, CAPF, उनकी लीडरशिप आक्रामक होती है, तो ये हम लड़ाई जीत सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा आक्रामकता से ही बात बनेगी, और होम मिनिस्टर साहब के पास में बंदूक नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर साहब के ही जो साथ में जो लोग खड़े होते हैं, और जब वो अजीत डोभाल जैसे लोग ये कहते हैं कि अब ये बदलता हुआ भारत है, ये घर में घुसेगा भी और घुस करके मारेगा भी, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, हम एयर स्ट्राइक भी करते हैं, हम म्यांमार में जाकर के भी पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाते हैं, तो हम नक्सलाइट्स के विषय में, क्योंकि आपने कहा कि उनको बोलो, CRPF को बोलो, CISF को बोलो, लेकिन बोलेगा कौन? आज आप ब्रिगेडियर रैंक जैसे व्यक्ति अगर ये बात बोल रहे हैं और लेकिन लोग नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर और भी लोग उनको बोलते होंगे, आप अकेले नहीं होंगे डेफिनेटली इस बात को समझने और बोलने वाले, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं सुन पा रहे हैं तो सुनेंगे कब और किसकी सुनेंगे? और दूसरी बात जो मैंने बोली थी कि अगर आप पाकिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पूछते नहीं हैं, अगर आप म्यांमार में ऑपरेशन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पूछते नहीं हैं, तो फिर किससे पूछना है कि छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, जहां जहां भी ये बैठे हुए हैं, उसी तरीके की स्ट्राइक करके एक साथ इनका खात्मा किया जाए? पूछना किससे है? क्या राज्य सरकारों से पूछ पूछ करके ये काम किया जाएगा? देखिए, आपका बात सही है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडरशिप ही होती है जो लीडरशिप देती है नेशनल लेवल के ऊपर। तो होम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और आपको शायद पता होगा कि नवंबर के महीने में मैंने इस विषय के ऊपर आर्टिकल भी लिखा था। उन्होंने जब असेसमेंट की थी होम मिनिस्टर ने, उन्होंने देखा था कि काफी कुछ लोग हैं कि जो आक्रामकता से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उनके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गए थे। तो ये बात सही है कि उन्होंने ये उनके पीछे वो लगे हुए हैं और उनको आक्रामकता से काम करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन बात इसमें ये होता है कि जो कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने कुछ लोगों को रखा हुआ है, विजय कुमार जी का नाम आ जाता है जो DG नक्सल ऑपरेशन के लिए है। उन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, आप इतनी साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो और आपको जिस इसमें जो सक्सेस का जो रेट है, जो जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण क्या है, इसकी एनालिसिस करने की जरूरत है। इसलिए कि मैं आर्मी का हूं, मैं हमेशा केवल मैं आर्मी की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक आर्मी में कहावत है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो उतने ही ब्रेव होते हैं जितने उनके लीडर्स ब्रेव होते हैं। आपने कुछ देर पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया था, तो मैं उसकी एक एग्जाम्पल लेता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान को मारने के लिए वो गए थे, तो वो उसे मारने के लिए खुद गए थे। अभी छत्रपति को अफजल खान को मारने के लिए खुद की जाने की जरूरत क्या थी? अगर वो अभी के होते तो उन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको बोलना था कि तानाजी मालुसरे, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि कल सुबह तक अफजल खान को मार के मुझे कंप्लीशन रिपोर्ट दो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला। उनके पास बहुत सारे प्रति शिवाजी थे जो छत्रपति के इतने ही शूर थे या इतने ही अच्छे लीडर थे, लेकिन छत्रपति खुद गए, क्योंकि वो अपने सैनिकों को एक मैसेज देना चाहते थे कि आपका जो राजा है वो आप जैसे ही धोखे को सामने लेगा और आपके साथ खड़ा रह के लड़ाई करेगा। और छत्रपति ने जाके खुद मारा, तो क्या वहां पे अफजल खान की सेना कितनी थी इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वहां पे महापराक्रम हो गया। शाहिस्ते खान को मारने के लिए
खुद छत्रपति फिर चले गए, क्या जरूरत थी वहां जाने की? वो कमांडो रेड थी, बस किसी और को भेज देते, नेताजी पालकर थे। उसके बाद जब ये पेशवा गए आगे, बाजी प्रभु देशपांडे, वो खुद घोड़े पे बैठ के जाते थे, क्या जरूरत थी? तो एक मिलिट्री साइकोलॉजी का एक बड़ा अच्छा लेसन है और इसके ऊपर बहुत ही रिसर्च हुआ है। इस एक किताब का नाम मैं आपको एक याद दिलाऊंगा, आपके दर्शक उसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। उसका इस किताब का नाम है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि शत्रु के साथ लड़ने के लिए लड़ने का एक ही तरीका है, अगर आपका नेतृत्व फ्रंट में है तो ही आप लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा है साइकोलॉजी ऑफ अ फाइटिंग सोल्जर। इसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, इसने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रिसर्च होके किताब लिखा हुआ है। तो इसमें ये आया है कि जब लीडरशिप कैपेबल थी तो वही सोल्जर्स ने बहुत अच्छा काम किया। वो लीडरशिप किसी कारण से चली गई, जो भी कुछ हुआ होगा, उसके बाद वही सेना, उसकी जो परफॉर्मेंस थी काफी नीचे आ गई। तो इसीलिए ये जो इस प्रकार की लड़ाई है, ये कंपनी लेवल, बटालियन लेवल पे लड़ी जाती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई खास फायदा नहीं है। सामने सामने नक्सल वाले हैं, आपके हाथ में बंदूक है, उसके हाथ में बंदूक है, जंगल बहुत घनघाट है, रात का समय है, बारिश हो रही है, ठंडी बज रही है। तो इसमें शौर्य, धैर्य, इस प्रकार की लड़ाई की ये होती है। इसमें टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान, ये इसमें फायदा नहीं होता। इसकी तुलना मैं करूंगा कि गलवान में जो लड़ाई हुई थी, जो जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स ने जान दे दी, लेकिन कर्नल बाबू का जो नेतृत्व था, उसमें हमने 70 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स मारे, क्योंकि वहां पे जो लीडर्स थे उनके अगर आप अवार्ड देखेंगे, जो अभी अप्रैल चल रहा है, 26 जनवरी के आप अवार्ड देखें, वहां पे कर्नल बाबू को महावीर चक्र मिला है, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल्स को वीर चक्र मिला है और 6 अदर ऑफिसर्स को सेना मेडल गैलेंट्री मिला है। इनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप साइटेशन देखेंगे आपको ये लिस्ट वहां नजर आएगी। शॉर्ट में यही लोग थे जो आगे लाके वहां पे लड़ रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये जो लड़ने का जो तरीका है, मैं केवल मिलिट्री एस्पेक्ट के ऊपर अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि केवल मिलिट्री एस्पेक्ट ये तो सिर्फ आप PLGA के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर लीडरशिप अगर सामने रह के लड़ेगी तो ये लड़ाई आप जीत पाएंगे। मैं इसमें एक और ये दे सकता हूँ, काफी लोग सवाल पूछ लेते हैं कि क्या हम, जैसे हमने आर्मी इस्तेमाल की थी नक्सलवादियों के खिलाफ, हम यहाँ पे आर्मी को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? ये एक सवाल है। अगर आप इंडियन आर्मी की पॉलिसी पूछेंगे, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि हम यहाँ पे नहीं आना चाहेंगे। मतलब आप जनरल नरवणे जी को जो पूछेंगे तो बोलते नहीं, हम हमारे काम जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का है उसमें हम उसमें हमारा काम करेंगे। लेकिन ये आर्मी इस्तेमाल हुई है नक्सलवादियों के खिलाफ वेस्ट बंगाल में। मैं एक बार फिर से रिपीट करके कहता हूँ। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने एक प्लान बनाना चाहिए कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनको एक समय दीजिए कि आज समझ लीजिए आज 5 अप्रैल है 2021, तो आपको 2 साल का समय देते हैं, 2023 तक। 2023 तक अगर आप ये काम करें तो बल्ले बल्ले। अगर 2023 अप्रैल 5 अप्रैल तक अगर आपका ये काम नहीं होता है तो हम ये हैंड ओवर करेंगे किसे, मैंने आपको बता दिया है। हाँ जी। ब्रिगेडियर साहब, आपका फोरसाइट क्या कहती है, आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है? क्योंकि आपने अभी बोला कि 2022 तक कर लीजिए, 2023 तक कर लीजिए। 2022 का मतलब है आजादी के 75 साल। 1947 से 2022 की बात करें तो आजादी के 75 साल होते हैं। व्हाट्स योर फोरसाइट? इतना सब कुछ हो चुका है। हमने, क्योंकि आपने 2014 की बात की, सरकार की बात की, तो जो उनके मूल मैनिफेस्टो में था जिसके बारे में कहते थे, खास तौर पे मैं राम मंदिर की बात नहीं करता, लेकिन अगर मैं धारा 370 की बात करता हूँ, जिसमें पूरे भारत में अगर आर्मी के डिप्लॉयमेंट को देखें तो सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट अगर कहीं और सबसे ज्यादा खामियाजा भी कहीं भुगतना पड़ा है तो वो कश्मीर में भुगतना पड़ा है। तो ऐसे लोग जो कहते थे कि कश्मीर में धारा 370-35 से कभी हट ही नहीं सकता, अगर हो गया तो कभी, अगर 50 साल भी बीजेपी का शासन हो जाए तब भी नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी के 4 जैसे लोग आ जाए तब भी नहीं हो सकता, लेकिन वो हट जाती है, सब कुछ हो जाता है और वहां पर पत्ता भी नहीं खड़कता। इस तरीके से बात की जाती है। व्हाट इज योर फोरसाइट? क्योंकि आपने ही कहा कि इस तरीके की सरकार है जो राष्ट्र के लिए समर्पित तरीके से और उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से जिजीविषा लेकर के आई है। व्हाट इज योर फोरसाइट?
नक्सलवाद भारत से कब तक खत्म हो जाएगा? एक ब्रिगेडियर की भावना, उनकी दूरदृष्टि क्या कहती है? देखिए, अगर मेरी असेसमेंट पूछे, मैं आपको पहले ये बोलना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी और डायरेक्टली कभी नक्सलिज्म में मतलब इन्वॉल्व नहीं हुई है। लेकिन इसीलिए कि मैं हमारी एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है आर्मी वॉर कॉलेज, जहाँ पे हम जो कर्नल के रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको 1 साल की युद्ध कैसे प्रकार से लड़ा जाए, इसकी ट्रेनिंग देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, मध्य प्रदेश में मऊ में है ये। तो वहाँ पे मैं एक सिखाने के लिए डायरेक्टिंग स्टाफ था, तो वहाँ पे हम इसका अभ्यास करते थे। और जो एक्चुअली इस लड़ाई में काम लेते थे, उस समय की जो मुझे 2006 की बात है, मैं 2006 में जनरल सेठ ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे। तो उनको हमने ये पूछा कि सर, अगर पुलिस की जगह पे आर्मी को बुलाया जाए तो कितनी आर्मी लगेगी? तो जनरल सेठ साहब ने 2006 में बोला 2 ब्रिगेड। 2007 में वो फिर आए, हमने फिर सवाल पूछा कि सर, अगर आर्मी को बुलाते हैं तो आपका क्या ख्याल है? उन्होंने बोला 2 डिवीजन, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। फिर 2008 में वो तीसरी बार आए और 2009 में तो मैं रिटायर हो गया था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सपोनेंशियली स्ट्रेंथ बढ़ी, यानी कि जो डिटोरिएशन जो हुआ वो काफ़ी हुआ, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ी, क्योंकि आपकी हमारी जो मेंटालिटी है डिफेंसिव थी। अभी अच्छी बात यह है कि ये जो सरकार आई है, उन्होंने एक तो एक्शन जो होती है 2-3 लेवल के ऊपर होती है। जैसे होम मिनिस्टर ने बोला है, मिलिट्री लेवल के बाद अभी हम 2 मिनट के लिए साइड में रख लेते हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो सामाजिक डेवलपमेंट है, वो अच्छी हो रही है। अभी पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, जो आपके जो टीवी टावर्स है वो लग रहे हैं। जैसे रास्ते बन जाते हैं तो उस एरिया में ट्रांसपोर्ट आना शुरू होता है, डेवलपमेंट आनी शुरू हो जाती है। इससे जो युवक है वो इस पाथ पे जाना नहीं चाहते। तो ये जो प्रोग्रेस है, बहुत ही अच्छी तरह से स्पीड बढ़ रही है। और रोड्स की स्पीड, मेरी उसमें सिर्फ एक ही, मैं अगर मेरी एक ओपिनियन देना चाहूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे पास एक बहुत ही डायनामिक मिनिस्टर है, जो रोड बहुत अच्छी बनाते हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी जी। मैं नितिन गडकरी जी को बोलूँगा कि ये पुणे बॉम्बे रोड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, वो हम निपट लेंगे। लेकिन आप ये जो नक्सल एरिया है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? वहाँ पे वायलेंस है, कॉन्ट्रैक्टर आना नहीं चाहता, ये उनके ऊपर हमला करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे सुरक्षा के साथ रोड बनानी पड़ेगी। और करना क्या है, गडकरी जी को बहुत अच्छा पता है। लेकिन उनको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि अगले 2 साल के अंदर दंडकारण्य के बीच में से हमारी रोड निकलनी ही चाहिए। अबुझ मार्ग से हमारी रोड निकलनी ही चाहिए। जो सरंजा फॉरेस्ट है, वहां से रोड निकलनी ही चाहिए। एक बात वो हो गई। दूसरी कुछ सामाजिक विषमताएं होती है, उसमें मैं एक ही चीज की बात करूंगा। हमारे देश में एक ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ठीक है। मैंने यह उनका काम है ट्राइबल्स की तरफ देखना। नक्सल्स के जो फुट सोल्जर्स है, ये सब ट्राइबल्स है। मैंने काफी बार बोला है कि जो महाराष्ट्र की ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ये मुंबई में बैठ के काम करती है। मैंने बोला है कि ये जो ट्राइबल मिनिस्ट्री को हटा के उनको डालिए गढ़चिरौली के अंदर, और उनको बोलिए जब तक ये ट्राइबल्स की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, पानी की है, बिजली की है, सड़क की है, एम्प्लॉयमेंट की है, खेती की है, मतलब जिससे रोजगार निर्मित हो, जब तक ये हल ना हो वहां से निकलना नहीं चाहिए। तो आपको ये जो लड़ाई है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी। माइनिंग की पोटेंशियल यहाँ पे ट्रिमेंडस है, लेकिन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो माइनिंग इंडस्ट्री बड़ी इसमें तैयार करनी चाहिए। इसलिए कि यहाँ पे आदिवासी है, तो आदिवासियों की ट्रेडिशनल जॉब्स होती है फार्मिंग। तो यहाँ पे अगर साइंटिफिक फार्मिंग का काम किया, यहाँ पे इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया है, पानी वगैरह बहुत होता है, तो फार्मिंग ये हो सकता है। तो सोशल डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रास्ते है, रेलवे लाइन है, वो इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, यानी कि डॉक्टर्स है, उसके बाद या इतर गवर्नमेंट एजेंसी होती है, वो इम्पोर्टेंट है। इनके जो प्रोड्यूस बनते हैं, इसके लिए जो मार्केट्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी बार चीज़ तो बन जाती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतनी हाई होती है कि वहाँ नहीं जा पाती। तो इसलिए
होम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही बोला है कि हम डेवलपमेंट भी करते रहेंगे, और जो आम कैडर है, आम कैडर के तो आपको मारना ही पड़ेगा अनलेस वो सरेंडर करना चाहते हैं। तो मैं इसमें एक ये बात करना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग इनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की चलती है, इसके लिए वो रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल का इस्तेमाल करे तो अच्छा होगा। इतना ही नहीं तो शायद अभी आपने खबर सुनी होगी कि जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो 17 साल सर्विस के बाद उनको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि आर्मी को यंग रखते हैं। 18 साल के अंदर आर्मी का सोल्जर भर्ती होता है और 35 ईयर जब हो जाता है तो फौज के बाहर चला जाता है। उसकी स्किल बहुत अच्छी होती है, तो इनकी लैटरल इंडक्शन करनी चाहिए सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर। लेकिन ये जो सीएपीएफ के लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। तो अभी मैंने बात सुनी है कि सीआईएसएफ में 4000 की लैटरल इंडक्शन हो रही है, क्योंकि जो खास तो इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं जिन्होंने कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया है, नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, इनका जो लड़ने का एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिटायर्ड क्वालिफाइड सोल्जर्स को आप लीजिए। रिटायर्ड जो शॉर्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं ये बहुत बढ़िया होते हैं। अभी आर्मी में हर एक को तो वहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पिरामिड जो आर्मी का बहुत नैरो है। तो हर साल आप देखेंगे, अगर मेरी फिगर्स एक्यूरेट होगी तो 1000-1500 शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स बाहर आ जाते हैं। ये बहुत बढ़िया ऑफिसर्स है। मैं खास तो बात कर रहा हूँ, लड़ने की बात है इसलिए इन्फेंट्री की बात आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, या जिन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स पे काम किया है, कुछ अदर आर्म्स के भी होते हैं, तो इनको लैटरल इंडक्शन करिए। तो इस सब से जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है इस सीएपीएफ की ये बढ़ेगी। ट्रेनिंग अच्छा हो, लीडरशिप अच्छी हो, सोल्जर्स की क्वालिटी अच्छी हो, वेपन्स वगैरह तो सरकार तो देती है, अभी ड्रोन्स वगैरह इन्होंने लाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका जो फायदा है वो अभी नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी सावी लोगों को वहाँ पे और डालना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग फ्रंट के ऊपर एक साथ लड़ाई करके हम प्लान करेंगे। तो अभी आपने जो सवाल पूछा था उसका मैंने बहुत ही लंबा आंसर दे दिया। तो अगर लीडरशिप पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अच्छी तरह से काम करती है तो 4-5 साल में ये कुछ कर पाते हैं। अगर आर्मी को लाएंगे तो 1 साल में हो जाएगा। फैंटास्टिक सर, आपने थोड़ा थोड़ा सा बोल ही दिया कि 4-5 साल में कुछ कर पाते हैं, यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो आपने वो दे दी है कि 4-5 साल में, और अगर आर्मी को लाते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि फाइनल जो है लास्ट आज 2021 है, तो 25-26 में ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए। हम ऐसा पॉजिटिव नोट पे सोचते हैं, और अगर आर्मी डिप्लॉय होती है तो उससे कहीं पहले, शायद आधा टाइम या उससे भी पहले, ये सब चीजें जो है वो वनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एक और बात करके आपके साथ में, और उसके बाद में कार्यक्रम को हम पूर्णाहुति करेंगे। डायरेक्ट फ्रॉम चाइना हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि साउथ सी में, दक्षिण एशिया जो सागर है, जिसमें चीन जिस तरह से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, और हम अभी अभी हम बात करें कि इस तरह नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रंटियर में वहां पर जो चीन ने अपनी हरकतें करी हैं, गलवान और लद्दाख में जो चीजें हुई, डोकला में जो चीजें हुई, उसके बाद में चीन किसी पॉइंट पे शांत नहीं बैठ रहा है, अंदर खाने चीजें चल रही हैं। अभी अभी हम लोगों ने अखबारों में भी चीन के नजरिए की खबरें पढ़ी हैं, और वो पढ़ खबरें जो है वो शिकन लाती है चेहरे पर, वो परेशान करती हैं, क्योंकि भारत को उन लोगों से सावधान रहना होगा, अंदर वालों से भी, बाहर वालों से भी। कई लोगों ने ऐसा कहा है कि पाकिस्तान तो बहुत छोटी सी बात है, वह छोटी सी मछली है, भारत के लिए अगर कोई मगरमच्छ है तो वो चीन है। यहाँ आप क्या? आपकी बात सही है। जॉर्ज फर्नांडिस जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि चाइना ये हमारा नंबर 1 दुश्मन है। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले बोला था कि चाइना हमारा दुश्मन है। स्वतंत्र वीर सावरकर ने ये बोला था कि चाइना हमारा दुश्मन है। तो चाइना हमारा नंबर 1 का दुश्मन है, इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि चाइना आज हमारे साथ एक हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। हाइब्रिड वॉर का शॉर्ट में मतलब ये है, मैं ज़्यादा थियोरेटिकल या बुकिश डेफिनेशन नहीं देना चाहूँगा। हम चाइना हमारे साथ अलग अलग प्रकार से अलग अलग फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है। जैसे मिलिट्री की लड़ाई लद्दाख फ्रंट पे हो रही है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। वो हमारे साथ आर्थिक लड़ाई कर रहा है, जो हमारे पास वो व्यापार युद्ध कर रहा है, हमारे खिलाफ वो प्रोपोगंडा वॉर या साइकोलॉजिकल वॉर कर रहा है। उन्होंने हमारे खिलाफ एक महायुद्ध शुरू किया है, जिसे कुछ लोग कोरोना बोलते हैं, कोई कोविड-19 बोलते हैं, लेकिन उसका सच नाम है
चाइनीज वायरस जिसने 1.5 लाख भारतीयों को मारा है और हमारी इकोनॉमी का जो नुकसान किया है, इतना 50 साल में पहले कभी नहीं हुआ था। वो हमारे खिलाफ डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ते हैं। तो आज चाइना अलग अलग प्रकार से हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि वो चाहता है कि भारत उनके लिए एक प्रतिस्पर्धी करके एशिया खंड में सामने ना आए, इसलिए वो हमारी आर्थिक प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलिट्री एस्पेक्ट में जब उनकी गलवान में पिटाई हो गई, उसके बाद तो 4 जगह पे जो अंदर आए थे 2 जगह पे वापस चले गए, लेकिन अभी जो देप्सांग का एरिया है वहां पे वापस नहीं गए हैं 5 मई की जो पोजीशन है उसके लिए। लेकिन चाइना अभी भी हमारे साथ आर्थिक घुसखोरी करता है। अभी बीच में सैबोटाज हो गया था। सीरम इंस्टीट्यूट जहाँ पे हमारी वैक्सीनेशन तैयार होती है, उस फैक्ट्री में आग लगी थी, 1000 कोटी का नुकसान हो गया। ये आग लगी थी क्या चाइना ने लगाई थी? उत्तराखंड के अंदर एक एवलांच के नीचे आ गया और बहुत नुकसान हो गया। इस समय एवलांच के नीचे आने का कोई काम नहीं था। ये एवलांच लाया गया या नेचुरली गिरा? नेचुरली नहीं गिरा था। चाइना डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आगे करता है। चाइना पाकिस्तान को मदद करके कश्मीर में गड़बड़ करने की कोशिश करता है। चाइना नॉर्थ ईस्ट में जो नागा बंडोखोर है या मणिपुर है, इनको एक बार फिर से एक्टिवेट करना चाहता है। चाइना हमारे जो पड़ोस है, जैसे कि म्यांमार में आजकल गड़बड़ चल रही है, तो उसके पीछे चाइना का ही हाथ बोला जाता है। तो चाइना हमारे साथ एक मल्टी फ्रंट, मल्टी डोमेन हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। लेकिन ये बोलने के बाद मैं आपको इतना भी बोलना चाहता हूँ, हम भी उसे अच्छी तरह से रिप्लाई दे रहे हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब कभी नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, थोड़ा सा पेसिमिज्म का एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है कि हमारे ये लोग इतने लोग मारे गए वगैरह। लेकिन बात यह है कि चाइना को हम अच्छी तरह से जवाब भी दे रहे हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर वो हमें 5 गुना ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, अभी इस साल $20 बिलियन से कम हो गया है। उनके जो ऐप्स है उसको हमने निकाल दिया है। वो हमारी इंफॉर्मेशन की चोरी कर रहे थे, तो अब अभी उनके जो हार्डवेयर है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके सिवाय जो वो पाकिस्तान को मदद कर रहा था, पाकिस्तान को हमने अभी इस इतने कॉर्नर में लाया है कि उनको प्रॉब्लम है। अगर वो हमें तंग कर रहा है, तो हमारे एक विद्वान है चाणक्य, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि शत्रु के शत्रु ये आपके मित्र होते हैं। तो चाइना के शत्रु है जापान, चाइना का शत्रु है साउथ वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया के देश वगैरह, तो ये हमारे मित्र है। तो हम चाइना को अभी साउथ चाइना के अंदर चाइना के खिलाफ हमने ऑलमोस्ट एक सेकंड फ्रंट खुला हुआ है। जापान उनको आगे आने नहीं देगा, वियतनाम उनको आगे आने नहीं देगा। इसके सिवाय जो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन हुआ, इसके साथ पहली बार 4 बड़ी शक्ति इकट्ठा आ गई है। भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। अमेरिका अभी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो हमने भी चाइना के खिलाफ लड़ाई मल्टी फ्रंट पे करने के लिए अलग अलग कार्रवाई शुरू की है। इसमें हमें कामयाबी तो मिली है, लेकिन ये लड़ाई पूरी तरह से जीतने के लिए ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। चाइना की आर्थिक ताकत आज भी हमारे से 3 गुना ज्यादा है। तो चाइना के खिलाफ ये अगर वॉर हमने जीतना है, हाइब्रिड वॉर बोलो, ग्रे जोन वॉरफेयर बोलो, मल्टी डोमेन वॉरफेयर बोलो, मल्टी फ्रंट वॉरफेयर बोलो, तो इसमें ये लड़ाई जीतने के लिए हमारी देश की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि अगर सिंपल शब्द में अगर बात करनी है, तो हर एक फील्ड में हमने हमारी जो शक्ति है चाइना से आगे ले जानी है। यानी कि अगर हम विद्यार्थी है, तो हमने वर्ल्ड क्लास विद्यार्थी होने चाहिए। देश में सबसे बड़ा विद्यार्थी था अर्जुन, हमने अर्जुन से आगे जाना चाहिए। अगर हम शिक्षक है, तो द्रोणाचार्य को सबसे बहुत अच्छा शिक्षक माना जाता है, उससे आगे जाना चाहिए था। अगर हम साइंटिस्ट है, तो हमने जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उनके आगे जाना चाहिए। फार्मर्स है, तो वर्ल्ड क्लास फार्मर्स बनने चाहिए। अगर आप किसी इंडस्ट्री में है, तो आपने ये जो फॉर्चून 500 में जो इंडियंस काम कर रहे हैं, इस लेवल पे जाना चाहिए। यानी कि अगर हम
देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उनके नागरिक, देशभक्त, देश प्रेमी नागरिक जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जिस फील्ड के अंदर भी है, उस फील्ड के अंदर हम वर्ल्ड क्लास बनेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी और चाइना के साथ हम लड़ाई जीतने में कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर, आपने जो चीज़ें कही हैं मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे दर्शकों को ये सब चीज़ें ठीक से समझ में आई होंगी कि किस कारण से आर्मी भारत की सरहदों की रक्षा कर रही है, इसलिए वो पाकिस्तान जाती है, इसलिए वो म्यांमार जाती है, भारत की सरहदों की हर तरीके से रक्षा करने के लिए सन्नद्ध होती है, लेकिन अंदर का काम जिसका है, वो अपना काम करे। और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर के हमें वहाँ जाना पड़ेगा, तो फिर ऐसी स्थिति भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए अंतिम समय क्या होगा ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप तय करेगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि ऐसा ब्रिगेडियर हेमंत महाजन साहब को लगता है कि अगले 4-5 सालों में ये समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए और अगर आर्मी को डिप्लॉय किसी भी कारण से किया जाता है तो ये उससे पहले खत्म हो सकती है। रही बात चीन की, तो नंबर 1 शत्रु आप भी चाइना को ही, चीन को ही मानते हैं और किसी न किसी तौर पे जहाँ-जहाँ भी आप हैं, वहाँ-वहाँ अपने से बेहतर, अपने से बहुत पहले वाले लोगों से बेहतर अपने आप को साबित करें, तो चीन अपने आप में कहीं का नहीं रहेगा। तो जितना सारा कुछ आपने इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अर्बन नक्सल्स, नक्सलिज्म और व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम, हम लोगों की तरफ से लैकिंग पॉइंट्स कहाँ हैं, ऑफिसर्स अगर खुद फ्रंट पे नहीं जाएँगे, राम आगे बढ़कर के युद्ध करते हैं, अर्जुन आगे बढ़कर के युद्ध करते हैं, शिवाजी आगे बढ़कर के युद्ध करते हैं, तो अगर पुलिस, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ से हाल क्या मैं उस क्वेश्चन लगाने का काबिल नहीं हूं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने अगर कुछ कहा है तो उस बात की इंपॉर्टेंस बनती है कि अगर ऑफिसर्स खुद आगे बढ़कर के फ्रंट पर युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, खासतौर पर नक्सलाइट्स के इलाकों में नहीं जाएंगे, तो फिर वो अपने लड़कों को, अपने बॉयज को वो पैगाम नहीं दे पाएंगे, वो संदेश नहीं दे पाएंगे जो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो अपनी कमजोरियों को जाने, अपनी ताकत को जाने और उसके बाद में जवाब दें देश विरोधी शक्तियों को। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ समझ में आया होगा और अगर जहां तक हमारी बात पहुंच रही है उससे भी आगे पहुंचनी चाहिए। मैं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये जम्बू टॉक्स है, दिस इज जम्बू थॉट्स, ये जम्बू विचार है। इस विचार को अपनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, एक-एक व्यक्ति अगर 10-10 लोगों तक ये बात पहुंचाता है तो बात से बात निकलती है, बात दूर तक जाती है और जल्दी समझ में आती है। तो सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हुए साथ में सबसे जरूरी हेमंत महाजन साहब, ब्रिगेडियर साहब, आपने जो इतना समय, अपने आप लोगों की दिनचर्या बहुत बड़ी होती है, बहुत कठिन होती है, लेकिन आपने जो हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।